सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। आज हम समझेंगे कैसे एक सिंगल सेल अपने आप को डिवाइड करके लाइफ कंटिन्यू रखता है, बिल्कुल एक परफेक्ट प्लान सिस्टम की तरह। तो सभी नीट एस्पिरेंट्स का स्वागत है इस डीप डाइव में। एक छोटा सा जाइगोट कैसे मिलियंस ऑफ सेल्स की पूरी बॉडी बन जाता है, ये किसी मैजिक से कम नहीं है ना? बिल्कुल। और बायोलॉजी का ये चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बेसिकली यही मैजिक लाइन बाय लाइन डिकोड करता है। हाँ, और नीट प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सब आसान लगता है। पर मैं एक बेसिक सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। आखिर एक सेल को डिवाइड होने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? वो आराम से बड़ा क्यों नहीं होता रहता? अच्छा सवाल है। इसका जवाब सेल के न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में छुपा है। देखो, जैसे जैसे सेल ग्रो करता है उसका साइटोप्लाज्म तो लगातार बढ़ता है, पर न्यूक्लियस उतना नहीं बढ़ता। राइट। तो न्यूक्लियस भी एक तरह से सेल का कंट्रोल सेंटर है। वो अकेले इतने बड़े साइटोप्लाज्म को इफेक्टिवली केमिकल इंस्ट्रक्शंस नहीं भेज पाता। उनके बीच का जो रेशियो है वो बिगड़ जाता है। ओह, मतलब जैसे एक गांव का सरपंच अगर अचानक पूरे स्टेट का सीएम बन जाए तो सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि एक अकेला इंसान इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन अकेले संभाल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, यही एनालॉजी परफेक्ट है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। सेल भी बिल्कुल यही करता है। अपने रेशियो को वापस नॉर्मल और मैनेजेबल करने के लिए डिवीजन ट्रिगर कर देता है, और यहीं से सेल साइकिल की शुरुआत होती है। तो इस साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी एग्जैक्टली? अगर हम प्योर एनसीईआरटी के हिसाब से सोचें तो सेल साइकिल उन सारे सीक्वेंशियल इवेंट्स का सीक्वेंस है जिसमें सेल अपना जीनोम डुप्लीकेट करता है, बाकी ऑर्गेनेल्स बनाता है और इवेंचुअली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ट्रिप पर जाने से पहले टिकट बुक करना, पैकिंग करना, इसमें महीनों लग जाते हैं, पर एक्चुअल ट्रिप एक दिन में खत्म हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज है और ये पूरे सेल साइकिल का 95% से ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। एम फेज, जहां एक्चुअल डिवीजन का ड्रामा होता है, वो तो बहुत जल्दी निपट जाता है। सही बात है। जैसे एक टिपिकल ह्यूमन सेल कल्चर में डिवीजन लगभग 24 घंटे में होता है, तो उसमें से 23 घंटे तो सिर्फ इंटरफेज ही ले लेता है। बिल्कुल। और वहीं अगर यीस्ट सेल की बात करें तो उसकी पूरी साइकिल सिर्फ 90 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो ये टाइम ड्यूरेशन वेरी करता है। अब इस लंबे टाइम कंज्यूमिंग इंटरफेस को और डिटेल में समझने के लिए 3 सब फेजेस में कैटेगराइज किया गया है: G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अच्छा, तो G1 फेज यानी गैप 1 में क्या क्या होता है? G1 में सेल मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और कंटिन्यूअस ग्रो करता है। यहाँ ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं। सेल को पता है कि नई फैक्ट्री लगानी है तो मशीनरी डबल करनी पड़ेगी। पर याद रखना, इस स्टेज पर डीएनए कॉपी नहीं होता। ओके, तो डीएनए डुप्लीकेशन एस फेज यानी सिंथेसिस फेज में होता होगा। न्यूक्लियस के अंदर ये तो सबसे कॉम्प्लेक्स डुप्लीकेशन है, क्योंकि दोनों नए सेल्स को एग्जैक्ट आइडेंटिकल ब्लूप्रिंट चाहिए। हाँ, एस फेज बहुत ही क्रूशल है। पर यहाँ नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा कैच है जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। डीएनए का अमाउंट तो डबल जरूर होता है, जैसे 2C से 4C हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, वो 2N ही रहता है। वेट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर डीएनए डबल हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा? इसे फिजिकली ऐसे विजुलाइज करो कि G1 में क्रोमोसोम एक सिंगल धागे या स्टिक जैसा है। एस फेज के बाद एक और आइडेंटिकल स्टिक बन जाती है, पर दोनों अभी भी एक ही सेंट्रल पॉइंट यानी सेंट्रोमियर से जुड़ी होती हैं। वो अब एक्स शेप की दिखती हैं। अच्छा, तो क्योंकि वो जुड़ी हुई हैं, उन्हें एक ही माना जाएगा। एग्जैक्टली। उन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, अलग क्रोमोसोम नहीं। इसीलिए प्लॉइडी लेवल 2N ही रहता है। इसके साथ ही एनिमल सेल्स में एक और क्रिटिकल इवेंट होता है। साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाता है। ओ, समझ गए। फिर एस फेज के बाद G2 फेज यानी गैप 2 आता है। यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस टॉप गियर में होता है ना, खासतौर पर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। हाँ, ट्यूबुलिन लगातार बनता है क्योंकि एम फेज में इन्हीं से स्पिंडल फाइबर्स यानी वो रस्सियां बनने वाली हैं, और बची हुई एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल्स भी यहाँ डुप्लीकेट हो जाती हैं। सेल पूरी तरह से आगे की डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है। पर क्या हर सेल के लिए इस लूप में लगातार चक्कर लगाना लाजमी है? जैसे हमारे हार्ट सेल्स हैं, क्या वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं? नहीं, नेचर ने उन स्पेशलाइज्ड सेल्स के लिए एक एग्जिट राउट बनाया है
जिसे G0 फेज या क्वेसेंट स्टेज कहते हैं। अडल्ट एनिमल्स के हार्ट सेल्स या न्यूरॉन्स G1 क्रॉस करने के बाद इस इनएक्टिव स्टेज में पार्क हो जाते हैं। इनएक्टिव का मतलब ये तो नहीं कि वो काम करना बंद कर देते हैं? नहीं नहीं, मेटाबॉलिकली पूरी तरह एक्टिव रहते हैं, बॉडी में अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बस अपना नंबर बढ़ाना रोक देते हैं। हाँ, अगर इंजरी हो तो कुछ सेल्स वापस साइकिल में आ सकते हैं, पर जनरली वो G0 में ही रहते हैं। तो जो सेल्स इस एग्जिट राउट में नहीं गए और G2 क्रॉस कर चुके हैं, वो अब डिवीजन के मेन ड्रामेटिक फेज में एंटर करते हैं, यानी M फेज या माइटोसिस। इसके कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बिल्कुल, प्रोफेज सबसे पहला और लंबा स्टेज है। इसमें जो डीएनए अनटैंगल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क था, जिसे एक उलझे हुए ऊन के गुच्छे जैसा समझ सकते हो, वो अब कंडेंस होकर प्रॉपरली कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स बनने लगता है और सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ यात्रा शुरू कर देते हैं। राइट, और इस प्रोफेज के एंड में एक बहुत अजीब डिसमेंटलिंग प्रोसेस होती है। न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे बड़े वीआईपी स्ट्रक्चर्स अचानक गायब क्यों हो जाते हैं? सिंपल लॉजिक है, रास्ता साफ करने के लिए। क्रोमोसोम्स को पोल्स तक मूव करना है। अगर उनके रास्ते में गोल्जी या मेम्ब्रेन्स की मोटी दीवारें खड़ी रहेंगी तो उनका फिजिकल मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। तो सेल इन्हें वेसिकल्स में तोड़कर ट्रैफिक क्लियर कर देता है। वाओ, कितना स्मार्ट सिस्टम है। रास्ता साफ होने के बाद मेटाफेज आता है। जहां तक मुझे याद है, इसमें क्रोमोसोम्स एकदम सेंटर में, यानी इक्वेटर पर एक सिंगल अलाइनमेंट में खड़े हो जाते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी करने का ये बेस्ट फेज है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ इनकी थिकनेस सबसे क्लियर दिखती है और यहाँ स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स से जुड़ जाते हैं। काइनेटोकोर्स सेंट्रोमेर पर लगे छोटे लगेज हैंडल्स की तरह होते हैं, जिनसे लॉक होकर स्पिंडल फाइबर्स उन्हें ऑपोजिट दिशाओं में खींचते हैं। ये रस्साकशी तो एनाफेज में अपने पीक पर पहुंचती होगी, जब सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है और क्रोमैटिड्स अचानक अलग होकर अपने पोल्स की तरफ भागने लगते हैं। हाँ, एनाफेज शुरू होते ही फाइनली वो स्प्लिट होते हैं और अब उन्हें ऑफिशियली फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स माना जाता है। फिर जब वो सेफली पोल्स पर पहुंच जाते हैं, तब टीलोफेज आती है, जो स्ट्रिक्टली प्रोफेज का उल्टा एक्शन है। मतलब क्रोमोसोम्स वापस डीकंडेंस हो जाते हैं और जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स टूटे थे, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप और ईआर, वो वापस बन जाते हैं। एक तरह से माइटोसिस एक हाई-टेक फोटोकॉपी मशीन की तरह है। फोटोकॉपी मशीन कैसे? जैसे पेरेंट के पास 50 रुपए थे, एस फेज में 100 हुए और दोनों डॉटर सेल्स को 50-50 मिल गए, यानी उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। बहुत अच्छी एनालॉजी है। पर अभी सिर्फ न्यूक्लियस 2 हिस्सों में बांटे हैं, सेल की बाउंड्री तो एक ही है ना? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है। एनिमल और प्लांट सेल्स में स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस की वजह से ये बिल्कुल अलग ढंग से ऑपरेट करता है। हाँ, एनिमल सेल की मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो पेरिफेरी से अंदर की तरफ एक क्लीवेज फरो बनती है जो गहरी होती जाती है। ये सेंट्रीपिटल होती है ना? हाँ, सेंट्रीपिटल। पर प्लांट सेल में सेल वॉल सख्त और इनएक्सटेंसिबल होती है, तो वो अंदर से बाहर की तरफ डिवाइड होते हैं। सेंटर में वेसिकल्स मिलकर सेल प्लेट बनाती हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में ग्रो करती है और बाद में मिडल लैमेला बन जाती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आ रहा है। क्या हो अगर कैरियोकाइनेसिस सक्सेसफुली हो जाए, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए, पर किसी फेलियर की वजह से साइटोकाइनेसिस ट्रिगर ही ना हो? तो इसका डायरेक्ट नतीजा ये होगा कि एक सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई जमा हो जाएंगे। इस कंडीशन को बायोलॉजी में सिंसीटियम कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म है। नारियल पानी पीते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो हजारों फ्री न्यूक्लियाई का सस्पेंशन है। ओह वाओ, दैट इज ट्रूली फैसिनेटिंग। तो मिटोसिस हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस ग्रोथ और रिपेयर के लिए इतना जरूरी है? हमारे रेड ब्लड सेल्स, गट की लाइनिंग, ये सब आइडेंटिकल क्लोन से रिप्लेस होते हैं ताकि जीरो एरर सिस्टम चल सके। सही बात है, मिटोसिस कंसिस्टेंटली कार्बन कॉपीज बनाता है। पर यहाँ एक थॉट आता है, अगर मिटोसिस सिर्फ कार्बन कॉपीज बनाता है तो दुनिया में वेरिएशंस कहाँ से आती हैं? हम सब अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट क्लोन्स क्यों नहीं दिखते? यहीं पर एंट्री होती है नेचर के मास्टर स्ट्रोक की, यानी मियोसिस। बिल्कुल, मियोसिस नेचर का एक प्योर वेरिएशन इंजन है। ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स में ऑपरेट करता है, जिसका गोल हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करना होता है।
इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को एग्जैक्टली आधा कर देता है। और इस ट्रिक को करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन तो एक बार होता है, लेकिन डिवीजन बैक टू बैक 2 साइकिल्स में चलता है, मियोसिस आई और मियोसिस 2। मियोसिस आई का प्रोफेज आई तो सबसे लंबा और कॉम्प्लेक्स फेज है। हाँ, ये ऑर्डिनरी प्रोफेज जैसा बिल्कुल नहीं है। इसकी क्रोनोलॉजी याद रखना जरूरी है। नीट एस्पिरेंट्स इसे दिमाग में फिट करने के लिए एक बढ़िया मेनोनिक यूज करते हैं। ला जरा पानी दे दे, मतलब एल से लेप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, टी से पैचिटीन, डी से डिप्लोटीन और आखिरी डी से डाइकाइनेसिस। इस सीक्वेंस में वेरिएशन का पूरा राज छुपा है। वो बहुत सही निमोनिक है। लेप्टोटीन में शुरुआत होती है जहां क्रोमोसोम्स विजिबल होने लगते हैं, फिर जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स यानी फादर और मदर साइड वाले पेयर फिजिकल स्पेस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इसे सिनेप्सिस कहते हैं। और इनके जुड़ने से बाइवेलेंट या टेट्राड बनता है ना? हाँ, जिनके बीच एक स्ट्रॉन्ग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ। फिर सेल एंटर करता है पैकेटीन में, जहां असल जेनेटिक एक्सचेंज होता है। इसे समझने के लिए ताश के पत्तों को बेतरतीब शफल करने का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिकॉम्बिनेस एंजाइम एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह काम करता है और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच डीएनए कट और पेस्ट कर देता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और हर बार एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म वही है। इसके बाद डिप्लोटीन स्टेज आती है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है, पर जहां क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहां अभी भी एक एक्स शेप्ड अटैचमेंट पॉइंट बचा रहता है, जिसे चियाज़माटा कहते हैं। यहां एक बड़ा हैरान करने वाला फैक्ट है। वो क्या? कुछ वर्टिब्रेट्स की फीमेल oocytes में सेल डिवीजन इसी डिप्लोटीन स्टेज में महीनों या सालों तक रुका रह सकता है। ये उनकी रिप्रोडक्टिव टाइमलाइन से डीपली कनेक्टेड है। वेट, रियली? सालों तक पॉज हो जाता है? ये सच में अजीब और अमेजिंग है। फिर इस लंबे पॉज के बाद जब साइकिल आगे बढ़ती है तो डाइकाइनेसिस आती होगी, जहां चियाज़माटा टर्मिनलाइज हो जाते हैं और प्रोफेज आई खत्म होता होगा। हाँ, न्यूक्लियर एनवेलप भी हट जाता है। फिर मेटाफेज आई में ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अलाइन होते हैं, पर असली ट्विस्ट एनाफेज आई में छुपा है। वो ट्विस्ट ये है ना कि माइटोसिस की तरह यहाँ सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा। एनाफेज आई में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। पूरा का पूरा एक इंटैक्ट होमोलोगस क्रोमोसोम एक पोल की तरफ खिंचता है और उसका पार्टनर ऑपोजिट पोल की तरफ। इसी वजह से क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। 46 थे तो 23 ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। और इसके बाद टीलोफेज आई होती है और 2 नए सेल्स बनते हैं। इन दोनों डिविजन्स के बीच एक बहुत शॉर्ट गैप होता है जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। यहाँ एक रूल है कि डीएनए रेप्लिकेशन दोबारा नहीं होगा। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल अलाउ नहीं होता। फिर सेल सीधा मियोसिस 2 में एंटर करता है, जिसका पूरा मैकेनिज्म एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा ही होता है। वहाँ एनाफेज 2 में ट्रेडिशनल सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होगी और आखिर में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगे। तो अगर इन दोनों का कोर डिफरेंस समराइज करें तो मिटोसिस इक्वेशन डिवीजन है, 2 आइडेंटिकल डिप्लॉइड सेल्स बनाता है बॉडी की रिपेयर के लिए, पर मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। और मियोसिस का सिग्निफिकेंस देखो तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम नंबर को एग्जैक्टली कांस्टेंट रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओ बाप रे, अगर ये ना होता तो फर्टिलाइजेशन में पेरेंट ए के 46 और पेरेंट बी के 46 जुड़कर बच्चे में 92 क्रोमोसोम्स बना देते। अगली जनरेशन में तो वो 184 हो जाते। 2-3 जनरेशंस में पूरी स्पीशीज का डीएनए ब्लूप्रिंट ही कोलैप्स हो जाता। chaos तय था। इसीलिए मियोसिस बहुत जरूरी है। और पैकेटीन में जो जेनेटिक मटेरियल शफल हुआ था, उसकी वजह से पैदा हुई जेनेटिक वेरिएबिलिटी ही एवोल्यूशन और एडेप्टेशन का प्राइमरी रॉ मटेरियल बनती है। अपना लूप कंप्लीट करता है। ये सब देखकर यही लगता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मैनेजमेंट कितना स्ट्रिक्ट और पर्पसफुल है। हमारी नीट प्रिपरेशन भी सेल साइकिल जैसी ही प्लान्ड होनी चाहिए। बिल्कुल, स्ट्रिक्ट सीक्वेंसिंग और डिसिप्लिन। अपने इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल है। अगर ह्यूमन बॉडी के किसी सेल में ये स्ट्रिक्ट सेल साइकिल कंट्रोल मैकेनिज्म या चेक पॉइंट सडन फेल हो जाए और सेल लगातार बिना कंट्रोल के डिवाइड करता रहे, तो ऐसी अनस्ट्रक्चर्ड ग्रोथ का बायोलॉजिकल रिजल्ट क्या निकलेगा? ये बहुत ही डीप फिजियोलॉजिकल सिनेरियो है। इस प्रोसेस को लॉजिकली ट्रेस करके सभी को विचार जरूर करना चाहिए।